शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। बच्चों को तेज बुखार हो जाता है। किसुन की बेटी को तेज का बुखार हो जाता है। अजी सुनते हो, बिटिया को रात से तेज बुखार है। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमारी इकलौती बेटी को कुछ हो ना जाए। और तो और ये बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ रेखा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह गांव में सभी लोग बारिश और बीमारी से परेशान थे कि तभी भोला के घर पर सेठ भानु प्रताप अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो सावित्री, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। गगन के पापा बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। सावित्री, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूँ। अब एक दिन भी देरी नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो सावित्री, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 1-2 महीने चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूँ। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं सावित्री, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था? भानु प्रताप सावित्री को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वह माँ बेटा तेज बारिश में भीगते भीगते किसी से मदद मांगने चले जाते हैं। तभी भोला रास्ते में मिलता है। क्या हुआ सावित्री, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ उधर लेटर ना तुम और तुम जरा भी दिमाग नहीं की? उधर लेटर तुम्हें दिक्कत है क्या? बारिश में भिगो रही हाँ क्या करूं पड़े जी? रहे। सेठ भानु प्रताप आए थे किराया पड़े लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पड़े तुम रहे। पैसे लेने ही गए हो, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम गांव वालों से मदद मांगेंगे, कोई ना तो कोई हमारा सहायता जरूर करेगा। वह तीनों गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाते हैं। तेज बारिश और कड़कती बिजली इतनी तेज थी कि शरीर सुन्नल हो जाए। वह लोग शंभू के घर मदद मांगने गए। शंभू भाई, हमारी थोड़ी मदद करो, रहने के लिए कुछ जगह दे दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, इतनी बारिश हो रही है और सेठ जी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारी कुछ मदद करो। देख भाई भोला, मैं खुद परेशान हूँ, मेरा भी घर पानी से टपक रहा है, मेरे भी घर में अनाज की कमी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और से मदद ले लो। शंभू भोला का जरा भी मदद नहीं करता। वह लोग निराश होकर वहां से दूसरे के घर जाते हैं, मगर कोई भी सहायता नहीं करता। फिर वह लोग निराश होकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से तीनों लोग भीग चुके थे। बिजली की कड़कती बारिश को और भी भयानक बना रही थी। जाते जाते उन्हें एक बहुत पुराना घर नजर आता है। वह लोग उस घर में जाते हैं। घर काफी डरावना था। अंदर जाते ही गगन अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे बहुत जोर का बुखार है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा। इतना कहकर गगन बेहोश होकर गिर गया। यह देखकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे यार तुम दोनों पति पत्नी पागल से हो गए। बेटा, ठंडे तुम्हें ठंडे कुछ लगाया नहीं करो। होने दूंगा, तुम परेशाान मत हो। गरम गरम सावित्री, करो। तुम गगन का ख्याल रखना, मैं अभी किसी से मदद मांग कर आता हूँ। अबे यार मजबूर निकल पिता इधर। तेज बारिश में फिर से चल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ बिजली गरजने की आवाज गूंजती रहती है। वह सबसे पहले किसुन के पास जाता है। किसुन भैया, मैं बहुत अरे मजबूर यार हूँ, तुम मुझे पैर कुछ ना पैसे हटाइए। दे दो। मेरे बेटे को बहुत जोर का उधर बुखार है, बढ़ाई दो उसके बस लिए पैर। दवा ले जाना है। तो मेरे अगर इसमें समय पेड़ पर दवा नहीं मिला
तो मेरे बेटा की हालत और खराब हो जाएगी। देख भोला, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कच्चे घर ढहने लगे हैं, गांव के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे हैं और जानवर मरने लगे हैं, सड़कें धंस गईं, तालाब लबालब भर गया है, बहुत बुरा हाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भोला का कोई सहायता नहीं करता है। भोला कई घर गया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं किया। फिर भोला दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तेज बारिश और बिजली की चमक जैसे कुछ कह रही हो। भोला दुखी मन से बैठा ही था कि तभी सामने से एक बूढ़े साधु वहीं से गुजरते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भोला इतनी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, क्या सोच रहे हो? क्या एक बूढ़े साधु को जरा भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ देता जरूर, मगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, मेरा परिवार भूखा है, पर मैं आपके लिए कोई न कोई फल लाकर जरूर खिलाऊंगा जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। आप रुको, मैं अभी आता हूँ। भोला जंगल में जाता है कि कोई ना तो कोई फल जरूर मिलेगा। वह जंगल के बीच में जाता है, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिलता है। आगे जाते जाते एक आम का पेड़ नजर आता है, जिस पर खूब आम लगे थे और कुछ जमीन पर गिरे हुए थे। भोला कुछ आम उठाकर साधु बाबा के पास आता है। ये लो बाबा, कुछ आम है, इन्हें खाकर आप अपना पेट भर लो। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक आम दे रहा हूँ, लेकिन इसे मामूली आम मत समझना। ये आम अपने बेटा को खिलाना, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो। भोला इतनी बात सुनकर आश्चर्य से साधु को देखने लगा और बोला, बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है और आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बेटा, मैं वही साधु हूँ जिसकी सहायता किसी ने नहीं किया, और मैं यही तड़प तड़प कर मर गया था और गांव वालों को श्राप दे दिया था कि जब तक गांव वाले पश्चाताप नहीं करेंगे और हर मजबूर इंसान की सहायता नहीं करेंगे, तब तक बारिश होती रहेगी और लोग बीमार होते रहेंगे। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाते हैं। भोला जल्दी से अपने बेटा के पास जाता है और साधु का दिया हुआ आम गगन को खिलाता है। कुछ देर बाद गगन का बुखार धीरे धीरे ठीक होने लगता है और बारिश भी कम हो जाती है। अगले दिन मौसम थोड़ा साफ था। गांव में भोला एक पंचायत बुलाया, जिसमें कुछ गांव वाले जुटे। भाइयों बहनों, अब तो हालात हाथ से बाहर हो रहे हैं। पिछले महीने मलेरिया से 4 बच्चे मर गए। पिछले हफ्ते कालूराम की घरवाली भी चल बसी। ये सब कोई आम आपदा नहीं लगती। ये साधु का श्राप है मुखिया जी, हमने उनका अपमान किया था, उसी का फल है ये। तुम सब भी एक बूढ़े पागल बाबा की बातों में आ गए। बादल श्राप से नहीं आते हैं, मानसून से आते हैं। तो बताओ शंभू, हर साल बारिश 2 महीने होती थी, अब 8 महीने से लगातार क्यों हो रही है? ये भगवान का संकेत नहीं तो और क्या है। हमें मिलकर पश्चाताप करना होगा। जहाँ पर साधु की मृत्यु हुई थी, वहाँ जाकर हमें माफी मांगनी होगी। अरे मुखिया जी, आप भी इन श्राप अंधविश्वास की बातों में यकीन कर रहे हो? यही सत्य है शंभू बेटा। अगर हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो साधु की आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव वाले धीरे धीरे डरने लगे। कुछ लोगों ने सलाह मानकर उस स्थान पर पहुंचना तय किया जहां साधु की मृत्यु हुई थी। बारिश के बीच कुछ युवक, बुजुर्ग और महिलाएं पेड़ के पास पहुंचे। हे महात्मा, हमें क्षमा करें, हमने आपके साथ अन्याय किया, हमें माफ कर दीजिए। तभी तेज हवा चलती है। अचानक एक तेज प्रकाश फैलती है, जिसमें साधु की आत्मा प्रकट होती है। जब मानवता मर जाती है तब विनाश आता है। तुमने मुझसे मुंह मोड़ा, अब परिणाम भी भोगा, लेकिन पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हमें क्षमा करें महात्मा, हमने आपका मजाक उड़ाया और आपको अपमानित करके मरने के लिए छोड़ दिया। अब से हम गांव वाले ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इतना बोलते बाबा ने सबको आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गए।
अचानक बारिश रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है, सूर्य की किरणें खेतों पर पड़ती हैं, गांव में फिर से जीवन लौटने लगता है। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और हर साल साधु आत्मानंद की स्मृति में सेवा दिवस मनाया जाने लगता है। कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की। गांव में राजकुमार नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही अच्छा चिकन मसाला बनाता था। गांव के सभी लोग उसे जानते थे। तभी वहां दो लोग आ पहुंचते हैं। अरे राजकुमार भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट चिकन मसाला लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का चिकन मसाला ना खाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे आओ आओ, राजकुमार का मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। ऐसा चिकन मसाला दूंगा तुम्हें कि आज तुम दोनों 3 रोटी की जगह 6 रोटी खा जाओगे। तभी राजकुमार उन दोनों को चिकन मसाला दे देता है और दोनों बड़े मजे से चिकन मसाले के साथ रोटी का आनंद लेते हैं। तभी अन्य कुछ कुछ देर डाउनलोड बाद लगो, इतना वहाँ एक डाटा गरीब खत्म होने बूढ़ा वाला आदमी है। आता है और राजकुमार से कहता है, बेटा, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा चिकन डाउनलोड मसाला लगो, दे दो, हटाओ। मैं बहुत ही मैं गरीब कहाँ हूँ, हूँ? मेरे पास पैसे भी देख नहीं लो। है। अरे काका, आप भी YouTube कैसी पे बात जाए। कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं अभी आपको चिकन मसाला दे देता हूँ। राजकुमार बूढ़े काका को चिकन मसाला दे देता है और बूढ़े काका बड़े मजे से चिकन मसाला खाने लगते हैं। राजकुमार दिल से बहुत ही अच्छा था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई और शाम होते होते राजकुमार का सारा चिकन मसाला खत्म हो गया। चिकन मसाला खत्म होने के बाद राजकुमार घर जाने लगता है। आ गए तुम? आज की कमाई कैसी हुई? धंधा तो अच्छे से हुआ ना? हाँ, धंधा तो रोज की तरह ही चल रहा है, न ज्यादा मुनाफा होता है न घाटा होता है। हाँ, आज भी किसी को मुफ्त में चिकन खिलाकर आए होगे, तभी तो धंधा ज्यादा नहीं बढ़ता। हाँ, पर गरीबों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो पुण्य का काम है, हर जगह सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं सोच सकते ना। हाँ, तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार अपना चिकन मसाला बनाना शुरू कर देता है और फिर से गांव में जाकर अपना ठेला लगा देता है। अरे आओ आओ, राजकुमार का चिकन मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ राम भैया, कैसे आना हुआ? अरे राजकुमार भाई, तुम्हारा चिकन इतना लजीज कैसे बन जाता है यार? मेरी बीवी तो इतना अच्छा चिकन नहीं बना पाती। ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। मैं अपनी माँ को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि चिकन मसाला सही बने। अच्छा, तो फिर तुम कोई बड़ा होटल क्यों नहीं खोल लेते? कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा धंधा इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक होटल खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है। अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को बावर्ची की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा और अभी मुझे 1 प्लेट चिकन मसाला दे दो। तभी राजकुमार उसे चिकन मसाला दे देता है। उधर गांव में एक सेठ की बेटी की शादी थी, लेकिन सेठ को खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं मिल रहा था। अली, ओ अली, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी वहाँ अली आ जाता है और कहता है, हाँ मालिक। लो खत्म डाटा, बस 1 GB डाटा 5 मिनट में खा लो तुम। बोलो, क्या काम है? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है? मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि गांव जाकर किसी अच्छे बावर्ची को लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक बावर्ची का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कई होटलों में जाकर वहाँ का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं लगा।
शादी का माहौल है, अगर बावर्ची खाना अच्छा नहीं बना पाया तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? और फिर आप मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सब तेरी वजह से हुआ, तूने खराब बावर्ची बुलाया। हाँ, पर अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। अगर बावर्ची ही नहीं मिला तो खाना कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूँ आप और मैं मिलके ही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूँ क्या? तू एक काम कर, गांव में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा बावर्ची है क्या। तभी अली गांव की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि गांव में कोई अच्छा बावर्ची है या नहीं। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे यहाँ 2 दिन बाद शादी है और मुझे ऐसा कोई बावर्ची चाहिए जो बहुत अच्छा चिकन और थोड़े बहुत पकवान बना सके। क्या गांव में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर पाए? अगर तुम्हें एक अच्छा बावर्ची चाहिए तो तुम्हें गांव के चौराहे पर जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें राजकुमार नाम का एक आदमी मिलेगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, पूरा गांव उसे जानता है। अच्छा, तो तुम मुझे उसके ठेले का पता बता दो, मैं वहाँ जाकर उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। राजकुमार किसी होटल में काम नहीं करता, वो तो ठेला लगाकर चिकन मसाला बेचता है। अरे, ये लोग तो मुझे ठेले वाले का पता बता रहे हैं। मुझे तो किसी अच्छे होटल का बावर्ची चाहिए, ना कि कोई ठेले वाला। एक काम करता हूँ और गांव वालों से पूछता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी अली और भी गांव वालों से पूछताछ करने निकल जाता है। सरपंच जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? सरपंच जी, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है। मुझे एक बावर्ची चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें राजकुमार के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। सरपंच जी, गांव में मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो मुझे राजकुमार का ही नाम बता रहा है। क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है? मैं कहूँ तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए एक काम करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें उसका ठेला दिख जाएगा। वहाँ जाकर एक बार उसके हाथ का चिकन मसाला खाकर देखो, तुम खुद समझ जाओगे। तभी अली राजकुमार के ठेले के पास आ जाता है। अरे आओ भैया आओ, राजकुमार का चिकन मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ भैया, कितनी प्लेट लगाऊं? क्या तुम ही राजकुमार हो? गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा चिकन मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी राजकुमार उसे एक प्लेट चिकन मसाला देता है। अली उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद राजकुमार से कहता है, राजकुमार भाई, तुमने तो कमाल का चिकन खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला चिकन मसाला तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे एक प्लेट चिकन मसाला पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा चिकन मसाला मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, राजकुमार का चिकन है, चिकन खाओ, उंगलियां चाटते जाओ। तभी अली चिकन मसाला लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक बावर्ची मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो पूरी बारात झूम उठेगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का बावर्ची है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक अच्छे बावर्ची को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से चिकन मसाला और रोटी लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी वो चिकन मसाला खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है। खाने के बाद वो कहता है, अली, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मसाला है। ऐसा तो मैंने कभी किसी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहाँ जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी अली राजकुमार को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे बिहारी सेठ मिल जाता है।
अरे अली, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पे भारी। हाँ बिहारी सेठ, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी अली वहाँ से चला जाता है और बिहारी सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी बिरयानी से। अब तू देखना बेटा, कैसे एक बिहारी पड़ता है भारी। राजकुमार भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी राजकुमार अली के साथ उसके घर पहुँच जाता है। अच्छा, तो तुम ही राजकुमार हो। मैंने तुम्हारा चिकन खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इसलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाओगे। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे चिकन मसाला बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना चिकन मसाला बनाना, साथ में कुछ चाइनीज आइटम और थोड़े गुलाब जामुन भी बना देना। ठीक है सेठ, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी राजकुमार घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताने लगता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे एक सेठ के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। सबसे पहले पैसे आते ही हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं। वाह राजकुमार, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं, साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ सेठ, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बारात आती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाने को लेकर सेठ को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर सेठ खुश होकर राजकुमार से मिलने जाता है। राजकुमार, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी बारात में इतना स्वादिष्ट चिकन मसाला नहीं खाया। अरे सेठ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सेठ, अब मैं चलता हूँ, 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, मैंने 15,000 तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। सेठ, आपने 15,000 क्यों डाल दिए? मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 5,000 ही लेता हूँ। अरे राजकुमार, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा नाम हो गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। तभी राजकुमार पैसे मिलने के बाद घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना? अरे मैंने कहा ना, सेठ ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ राजकुमार अपनी बीवी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ अपना खेल खेल चुका था। राजकुमार की दुकान बंद करवाने के लिए बिहारी ने अपनी बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर गांव में लगा दिया था। बेटा राजकुमार, तूने 2 दिन दुकान न खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की बिरयानी खिला दी है, अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है बिहारी, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने बिहारी की बिरयानी खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको बिहारी की बिरयानी की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ राजकुमार की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। राजकुमार सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये बिहारी की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये बिहारी? राजकुमार घर जाने लगता है,
तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाते हैं। वे राजकुमार से कहते हैं, सुना है राजकुमार, तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो क्या? मुझे गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बिहारी सेठ ने मुझसे कहा है कि तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा सरपंच जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से बिहारी आया है, और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो राजकुमार, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह गांव वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही राजकुमार बिहारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिहारी अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। यही तो है वो राज जिसकी वजह से लोग मेरी बिरयानी खाए बिना रह ही नहीं पाते। ये केमिकल है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे कोई एक बार नशा कर ले तो उसे लत लग जाती है, वैसे ही मेरी बिरयानी खाने के बाद लोगों को उसकी लत लग जाती है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह सरपंच और मैं गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन गांव वाले, राजकुमार, सरपंच और बिहारी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिहारी, अब तू गया। कल रात राजकुमार ने सब देख लिया कि कैसे तू बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को अपनी बिरयानी की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। सरपंच जी, ये राजकुमार झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये नंबर 1 का झूठा है, शक्ल से ही चोर लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही बिहारी हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं बिरयानी में केमिकल मिला रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस गांव में दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही तू यहाँ दिखाई देना चाहिए। और तुझे ये समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि लत जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।